हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 24 विद्युत चुंबकीय प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस लेसन के साथ पूरी तरह से फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घर पर नहीं था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक का अध्ययन फैराडे ने किया था। ठीक है, और उन्होंने दो अपना नियम भी दिया था। ठीक है, तो चलिए, आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरक समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये तो पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, बस आप चुंबकीय फ्लक्स समझ जाए तो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरक को समझ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं, आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की आप डिफिनीशन कैसे देंगे, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई एरिया है। ठीक है, एरिया है हमारा, ए एरिया है। ठीक है, और इससे होकर ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही हैं, इधर से होके निकल रही हैं। तो इनकी जितनी संख्या होगी, ठीक है, जितनी संख्याएं में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस एकांक क्षेत्रफल से होकर। ठीक है, इस एकांक क्षेत्रफल से होकर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं की संख्या को, ठीक है, उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स। यानी इससे जितनी होके चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं समझिए बी है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये हमारा एक एरिया है। ठीक है, तो एकांक एरिया से यानी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई से, अर्थात फाई बराबर होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो बराबर होता है इस चुंबकीय बल रेखाओं, ठीक है, और एरिया के गुणनफल के, यानी फाई बराबर आप लिख सकते हैं क्या, बी ए। ठीक है, यदि ये जो बल रेखा, ये चुंबकीय जो बल रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय जो रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, यदि यह किसी थीटा एंगल पर इससे गुजरती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे एरिया है। ठीक है, और इस पे किसी थीटा एंगल पर, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर गिर रही हो, तो अब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, किसी कोण पे गिर रही हो तो क्या होगा, थीटा एंगल पे बना रही हैं तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। उसी में बस आप क्या जोड़ दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जब किसी एंगल पे होंगी तो ये फार्मूला यूज कर देंगे, नहीं तो एंगल नहीं होगा तो ये। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एंगल पे गिरेंगे नहीं, हमेशा किसी एंगल पे गिरते हैं। तो आप किसी एक फार्मूले को नोट करिए, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, फार्मूला है। बात समझ में आई है। इसकी मात्रा की बात कर लें, मात्रा की, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, पूछ देगा ऑप्शनल में, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, अब देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं किस कंडीशन में ज्यादा गुजरेंगी, किस कंडीशन में कम गुजरेंगी, ये किस पे निर्भर करता है, थीटा पे। किस पे निर्भर करता है, थीटा पे। ठीक है, यदि थीटा आपका कोण जितना, मतलब थीटा पे निर्भर करता है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए कैसे, देखिए थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू सबसे अधिक क्या होती है,
1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। यानी जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा वो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो कॉस थीटा, कॉस से 1 कितने डिग्री का मान है? कॉस से कितने डिग्री का मान है? कितने डिग्री का मान है? 0। कितने का? 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री का। इसका मतलब जो थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 0 अंश। कितना हो जाएगा? 0 अंश। यानी जब थीटा बराबर 0 अंश होगा, थीटा बराबर 0 अंश मतलब यानी जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा कब होती है? 1। अर्थात थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहीं थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। कितना हो जाए? 90 अंश। तो कॉस थीटा की, कॉस 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 0। तो जो हमारा फाई होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 रहेगा तो हमारे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि थीटा का मान यदि लंबवत हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो आप लोगों को बस ये फार्मूला नोट करना था, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यही आपको फार्मूला याद रखना था चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। और उसका मात्रक आपको याद रख लेना है वेबर। बस यही आपको 2 इंपॉर्टेंट है, यहीं आपसे क्वेश्चन में कर सकता है, ठीक है, पेपर में। या तो इस पे न्यूमेरिकल आएंगे सॉल्व करने के लिए, या ऑप्शनल में फार्मूला पूछ देगा, या तो उसका मात्रक पूछेगा, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स समझ गए आप लोग कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो ये टॉपिक समझ गए तो आपको चुंबकीय प्रेरण समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय प्रेरण के बारे में फैराडे ने बताया था, तो उनके 2 नियम भी दिए थे, वो 2 नियम भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, ये नोट करिएगा और देखते हैं हम लोग चुंबकीय प्रेरण। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है क्या? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जो कि हमारा लेसन का ही नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या बताया था फ्राइडे ने कि जब किसी परिपथ में, ठीक है, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एकांक क्षेत्रफल था, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में तो समझते हैं, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा। तो देखिए, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा कैसे होगा? देखिए, ये हमारा कोई एरिया है, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा? जब इस एरिया को क्या करेंगे? हम रोटेट करेंगे या इसमें मोशन लाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें मोशन लाएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा इसके चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है। मान लीजिए इतने किसी, अभी ने बताया कि थीटा पे निर्भर करता है कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो परिवर्तन कैसे होगा चुंबकीय फ्लक्स में? या तो जैसे मान लीजिए 12 गुजर रही थी, तो कुछ घुमाया तो मान लीजिए 10 गुजर रही हैं, तो परिवर्तन हुआ, 12 से 10 गुजर रही हैं, तो इसमें 2 का परिवर्तन हुआ ना, यानी चुंबकीय फ्लक्स में 2 का परिवर्तन हो गया। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है किसी बंद परिपथ में, जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, जैसे उसको रोटेट किया, ऐसे मोशन कराया, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी उनकी संख्या में परिवर्तन होगा, या अर्थात थीटा बदल रहा है तो परिवर्तन तो होगा ही। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। और धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो क्या करता है? देखिए, इसमें भी लिखा है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्यों प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं? क्योंकि इसको हम लोग क्या किए हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके इसको
मतलब उत्पन्न किए हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसके कारण उस परिपथ में एक धारा भी बहने लगती है, ठीक है, धारा भी बहने लगती है, और उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए ये हमारा इसी सिद्धांत पे मोटर कार्य करता है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है? चुंबक है। तो चुंबक है तो भाई इसे चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए हम कोई एक परिपथ रखें, ठीक है, कोई एक परिपथ रखें, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? परिपथ है, ठीक है। और इससे क्या हो रही है? ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। तो जब इसको हम घुमाएंगे यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ई उत्पन्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्योंकि ये प्रेरण से उत्पन्न हुआ है इसलिए बोलेंगे इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस परिपथ में, क्योंकि इस ये जो क्षेत्र बनाया गया है इस परिपथ के कारण ही बनाया गया है, ये एरिया जो है इस परिपथ का ही है, ठीक है। तो इस परिपथ में एक धारा बहने लगेगी। क्या होने लगेगी? एक धारा बहने लगेगी, और इस धारा को हम लोग बोलेंगे प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत धारा। और इसी पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि ठीक है क्या होता है? ये चुंबक के कारण क्या किया जाता है? इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, चुंबक। तो इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ चुंबक है वहाँ से चुंबक से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। और पिछली क्लास में देखे थे कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे, चुंबक बना रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट है। जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे धारा हम उत्पन्न कर सकते, जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, और जहाँ चुंबक है वहाँ से हम विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फैराडे ने इसके सब आप एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आप लोग 12th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, हाई स्कूल 12th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि उन्होंने चुंबक को रखा था स्थिर रख के, और उसमें कुछ ऐसे मतलब किसी चालक तार को उसमें ऐसे मूव करा रहे थे, तो देखे थे कि कुछ और हो रहा था। फिर एक बार चालक तार को स्थिर रख के चुंबक को मूव कराया तो देखा था वी करंट उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तो सब नियम उन्होंने किया था, वैसे सब एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने 2 नियम भी दिए थे, तो वो नियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। तो ये सब होता है एक बंद परिपथ में। किसमें होता है? एक बंद परिपथ में, ठीक है। जब भी किसी बंद परिपथ में आप चुंबकीय फ्लक्स में क्या करें? परिवर्तन करेंगे, तो उसमें क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और ये विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसमें एक करंट उत्पन्न कर देगा, और उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। देखे होंगे आप डायनोमो भी सेम इसी पे कार्य करता है। ऐसे चुंबक लगे होते हैं, शक्तिशाली चुंबक, ठीक है। और उधर देखे होंगे जो जनरेटर का जो मतलब जो उसमें पिस्टन होता है, घुमाता है पहिए को, तो उस पहिए के कारण एक शाफ्ट लगा होता है, ये शाफ्ट घूमता है, और ये शाफ्ट इसी तरह कनेक्ट होता है ऐसी फॉइल पे, ठीक है। और ये क्या होता है? इधर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो जैसे वो रोटेट करेगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो देखिए धारा उत्पन्न हो ही रही है, तो वहीं से हम आउटपुट में एक धारा आप लोग डीसी करंट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे चुंबक है वहाँ से हम धारा विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी? चलिएगा, तो डायनोमो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। मोटर भी करता है भाई, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें बल लगने लगता है, जो लॉरेंज बल, ठीक है, तो उसके कारण मोटर भी कार्य करने लगता है। बस समझ में आइए। चलिएगा, तो इतना समझ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इन्होंने 2 नियम दिया था इससे रिलेटेड, वो नियम भी समझ लेते हैं, ठीक है। पहला नियम उन्होंने क्या दिया था? पहला नियम देखिएगा, उन्होंने बताया था कि जब किसी बंद परिपथ में, ठीक है, जब किसी बंद परिपथ में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यह चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात जो ई होता है, ठीक है, ई होता है
वो किसके बराबर होता है या किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, यानी φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, वो भी ऋणात्मक दर के, किसके, ऋणात्मक दर के। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि निकाले प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, के φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा दे रहे हैं। बात समझ में आई होगी। यदि हम यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस φ2 φ1 अपान डेल्टा टी। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, विद्युत वाहक बल का। किसी बंद परिपथ में आप जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, अभी हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और वो किसके बराबर होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे ने पहला नियम दिया था अपना। ठीक है, उन्होंने पहला स्टेटमेंट कहा था, तो ये फार्मूला निकल के आता है उससे। ठीक है, दूसरा नियम सेम इसी पे रिलेटेड है। उसने यहाँ पे बस उसमें इस माइनस चिन्ह को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, माइनस चिन्ह को डिफाइन कर दिया है। क्या बताया था उन्होंने दूसरे नियम में, ठीक है, दूसरे नियम में उन्होंने यही बताया था। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसके उनके दूसरे नियम को। ठीक है, चलिए, तो देखिए दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया था। देखिए, उन्होंने यही कहा था कि जब हम किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रेरित विद्युत धारा या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वो क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिस कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे जड़त्व का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु है अपनी स्थिति, अपने पोजीशन में होने वाली गति स्थिति परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। उसी तरह इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या जिस कारण उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा उसी कारण तो उत्पन्न होता है, तो सदैव उसका क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, सदैव उसका विरोध करता है। अर्थात यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है ना, ये विरोध को ही दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विरोध को ही, कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो ये जो माइनस चिन्ह दर्शा रहा है, ये सदैव इसको बताता है कि जिस कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो दूसरे नियम में इस माइनस चिन्ह को क्या किया था, उन्होंने डिफाइन किया था कि जो विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, वह जिस कारण उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। उसी का क्या करती है, विरोध करती है। यानी सेम फार्मूला वही था। करें यदि इसमें जो हम कुंडली लगाते हैं, ठीक है, ये जो कुंडली है इसकी भी देखे होंगे मोटरों में संख्या ऐसी, यहाँ पे तो सिंगल है, फिर इसमें डबल हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो जितना इसका हम मतलब कुंडली की संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, कॉइल की संख्या को बढ़ाइए या इसकी संख्या को बढ़ाइए। ठीक है, तो जैसे कुंडली की संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कुंडली की संख्या n हो, कुंडली की संख्या n हो, ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला E बराबर हो जाता है n माइनस n φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो यही था इनका ये नियम, दो नियम था। ठीक है, तो आपसे नियम पूछेगा नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और उसके दो नियम आप लोग समझ गए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी बंद परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसके कारण एक उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इसी पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके बारे में फैराडे ने बताया था और उन्होंने इसके अनुसार दो नियम दिए थे। तो पहला नियम उन्होंने बताया था कि जो इस मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है या जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, के नियतांक आएगा, के बराबर 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है,
और दूसरा नियम में बताया था कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है, जिस कारण वह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फार्मूला सेम वही है, बस इसमें यदि कुंडली की संख्या यानी संख्या की कुंडलियों की संख्या हम बढ़ाएं, n रखें, n मान लेते हैं 1 2 3 आप जो भी रखें, तो क्या होता है फार्मूला हो जाएगा, बस इसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा यदि हम ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो, 1 हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में जो यानी φ2 माइनस φ1 की वैल्यू हो कितना हो, 1 हो, और जो डेल्टा t, ठीक है, यानी कितने समय में परिवर्तन हो रहा हो, 1 सेकेंड में। कितने में, 1 सेकेंड में। तो जो E होगा यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में 1 का परिवर्तन हो रहा हो और 1 सेकेंड में एक चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का 1 सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है 1। ठीक है, तो जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का। कितने का होगा, 1 वोल्ट का। तो ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे आप लोग लॉरेंज बल पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आगे वही करा है कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत वाहक बल, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत वाहक बल, तो उसको समझते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल आप लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नोट करिएगा, उसको भी समझ लेते हैं। चलिएगा हम लोग देखते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल के कारण विद्युत वाहक बल। ठीक है, लॉरेंज बल के आधार पर या के कारण विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिएगा तो लॉरेंज बल किससे कहते हैं एक बार समझ लेते हैं। लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर QVV साइन थीटा। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा QVV साइन थीटा, यही हमारा लॉरेंज बल था। ठीक है, तो लॉरेंज बल में आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखे थे आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रख रहे थे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ही रख रहे थे किसी भी चालक तार को। ठीक है, तो इसमें यही बताएंगे कि L लंबाई का, ठीक है, L लंबाई के परिपथ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा एक, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा एक। तो चलिए, L लंबाई का चालक तार है और वह v वेग से इस क्या कर रहा है, इस परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है v वेग से। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है L लंबाई का चालक। तो v वेग से गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस पे बल लगेगा। अब बल क्या लगेगा, F बराबर QVV साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए हम इस साइन थीटा की वैल्यू यानी लंबवत गति कर रहा है उसमें तो QVV मान ले रहे हैं। ठीक है, ये चलिए QVV साइन थीटा ही मान ले रहे हैं। यदि किसी एंगल पे होगा तो साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, नहीं होगा तो QVV रहेगा। ठीक है, तो इतना बल लगेगा। अब बल लगेगा तो जो ये बल लगेगा तो इसमें मान लीजिए इस Q कूलाम पे इतना बल लगा। ठीक है, बल लग गया, और जब इसमें ये मतलब गति करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसमें जो Q कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो Q कूलाम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, किया गया कार्य होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई? ये जो विद्युत वाहक बल है ये किसके बराबर होगा, तो इसमें जो आवेश है इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम कार्य बटे में आवेश, क्योंकि एकांक आवेश को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन या दूरी, अब बटे में आवेश, बटे में आवेश। आपको पता है बल कितना लग रहा है इस आवेश पे, क्यू वी वी साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा E बराबर क्यू वी बी साइन थीटा इंटू विस्थापन कितने का होगा भाई, L का, क्योंकि L लंबाई का है चालक तार, L का। अब बटे में आवेश, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से, तो Q से Q कट जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, वी बी एल साइन थीटा, वी बी एल साइन थीटा। यही होता है लॉरेंज बल के कारण विद्युत वाहक बल, लॉरेंज बल के कारण विद्युत वाहक बल। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यानी जब भी हम किसी L लंबाई के चालक तार को v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम गति करेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, बल कितना लगेगा, क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, इतना तो बल लगेगा। आपको पता भी है कि जब बंद परिपथ में चुंबकीय इसको मूव करा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अब परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसमें जो आवेश है ना, इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो जितना कार्य करना पड़ेगा, यानी इस एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो होगा विद्युत वाहक बल के बराबर। अब यहाँ से कार्य बराबर आपको पता है होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब बटे में आवेश, अब बल बराबर आपको पता है कितना लग रहा है, बल लॉरेंज बल लग रहा है क्यू वी वी साइन थीटा इंटू विस्थापन कितने का होगा, तो L लंबाई का चालक तार है, यानी ये लंबाई टोटल L है तो L ही का तो विस्थापन होगा, तो L अब बटे में आवेश क्या है Q, Q से Q कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा वी बी एल साइन थीटा। आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, तो इसके बारे में आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिश धारा क्या होती है। ठीक है, यानी AC और DC करंट क्या होती है। AC क्या होती हैं, जो समय के साथ साथ क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, उनका परिमाण बदलता रहता है, दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जिसका दिशा नहीं, जो जिसका परिमाण नहीं बदलता है, ठीक है, और ना ही दिशा बदलती, बस समझ में है। तो जिसका दिशा और परिमाण बदलेगा वो AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मतलब परिवर्तन होगा, प्रत्यावर्ती से समझ लीजिए परिवर्तन हो गया, अर्थात इसके दिशा परिमाण में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा है। अदिश धारा दश इसका अपोजिट, ना उसकी दिशा और ना उसके परिमाण में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। इसमें है आपका विद्युत जनित्र अथवा डायनोमो, तो इससे आप लोग को पूछेगा भी नहीं। ठीक है, विद्युत जनित्र और डायनोमो से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रियर केस में आ जाएंगे। तो वो भी क्या आएंगे, देखिए इसमें ये नहीं आएगा उसका वो डायग्राम बनाइए, ये सब बनाइए। ठीक है, बस इसमें आपको यही जो आपको लिखा है बुक में यही पूछ सकता है कि डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में विद्युत मोटर के बारे में बताया था कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो उसी समय बताया था कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, डायनोमो, जो कि आप लोग जनरेटर में देखे होंगे। ठीक है, तो ये भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, करे प्रतिवर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ती धारा डायनोमो प्रयोग करते हैं। यानी मान लीजिए हमको AC करंट चाहिए तो हम लोग AC डायनोमो का यूज करेंगे। ठीक है, और DC चाहिए तो DC डायनोमो का यूज करेंगे। अर्थात जो आपका जनरेटर आता है ना वो AC DC दोनों आता है। अर्थात एक ऐसा जनरेटर आता है जो शादी विवाह में देखे होंगे, वो DC करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, DC करंट उत्पन्न करता है। और ऐसे भी डायनोमो आते हैं जो AC करंट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, AC करंट भी उत्पन्न करते हैं। तो वहीं इसमें बताया है कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का प्रयोग करते हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं, क्या हैं, तो क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और सर्पिलवय तथा ब्रश। अर्थात इसी पे समझ लीजिए, एक ये आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये जो B बना है ये होगा। एक क्या होगा, तो क्षेत्र चुंबक क्या बोलते हैं, आर्मेचर होगा, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे बना दे रहे हैं डायग्राम। ठीक है, एक हमारा क्या होगा, क्षेत्र चुंबक होगा,
और इसमें क्या होगा, एक आर्मेचर होगा और इस आर्मेचर पर ब्रश लगे होते हैं 2, ठीक है। क्या लगे होते हैं, 2 ब्रश लगे होते हैं, तो वो सर्पिले ब्रश होंगे आपके, ठीक है। सर्पिले तथा ब्रश होंगे। यही 3 मुख्य भाग हैं, तो डायनमो के भाग हैं, ठीक है। कि आपका एक क्षेत्र चुंबक होना चाहिए कि वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसमें एक आपका क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आर्मेचर है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो होना चाहिए। और इस पर क्या होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, सर्पिले ब्रश होना चाहिए। बात समझ में आई है, चलिएगा। और दूसरा कह रहा है कि दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट डायनमो का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया कि दिष्ट धारा उत्पन्न करना हो तो दिष्ट डायनमो या अर्थात डीसी डायनमो का प्रयोग करेंगे, और एसी करंट उत्पन्न करना है तो एसी डायनमो का यूज करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसके भी 3 मुख्य भाग होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। तो 2 तो कॉमन है कि एक क्षेत्र चुंबक होगा और 2 क्या होगा, एक आर्मेचर होगा। इसमें भी तीसरा क्या कर रहा है कि विभक्त वलय तथा ब्रश होना चाहिए। इसमें सर्पिले वलय होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, विभक्त वलय एवं ब्रश होता है। विभक्त वलय एवं ब्रश होता है, यानी जो इसमें जो वलय लगे होगा ना, वो बीच से कटा होगा, यानी विभक्त होगा। क्या होगा, विभक्त होगा। और एसी करंट में क्या होता है, विभक्त नहीं होता है, ठीक है, सर्पिले तथा ब्रश होता है। बात समझ में आई होगी, ब्रश दोनों में होते हैं, उसमें सर्पिले होता है और इसमें विभक्त होता है। बात समझ में आई है, तो ये आपको पढ़ लेना है खुद से, इससे आपको ऑप्शनल में यही पूछ सकता है, ठीक है, कि डीसी करंट के जो डायनमो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एसी डायनमो के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये सब पूछ सकता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ने की ज़रूरत है। कल हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि इसका फार्मूला भी है, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो चलिए उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ये जो आगे जितने भी टॉपिक बचे हैं, 2-3 बचे हुए हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना पढ़ाया गया होगा आप लोगों को वो समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि रोज़ हमारी आपसे क्या होगी, मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके जो भी टॉपिक है उसको देखते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।